मैं आपको पीक्यूआरएस टाइप के जो प्रश्न आपके पेपर में आते हैं वो मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। इसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक आ रही हैं। आप सभी वीडियोस को देखते रहिए जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। डेली वीडियोस आती हैं, आपको ऐसा नहीं है किसी दिन भी मिस हो रहा है, डेली वीडियो आ रही हैं, ठीक है, आपके पेपर के सिलेबस को देखते हुए। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीक्यूआरएस। देखिए समझ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन अलग आएगा लेकिन करने का तरीका ये जो मैं बता रहा हूँ वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए 45 क्वेश्चन है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा, टू मेक अ लाइफ बी नॉट सो बिजी अ लिविंग दैट यू फॉरगॉट मेकिंग। देखिएगा, जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा था चारों को, पी क्यू आर एस को, तो मेरे समझ में एक चीज आया था। आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ पेयर बनाने का, यानी हो सकता है पी का क्यू का बन रहा है या फिर पी का एस का बन रहा है, तो आप एक पेयर ढूंढना स्टार्ट कर दीजिएगा। या तो आप ये देखिएगा चारों में सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सेंटेंस से शुरुआत हो रही है। अगर आप ये भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप जो सेंटेंस के लास्ट में दे रखा है इनसे आप कनेक्ट करना सीखिएगा। अब देखो मैंने कितना एक ही झटके में कनेक्ट कर दिया था ये सेंटेंस, कि देखो मैंने देखा यहाँ पर बिजी लिख रहा है, तो मेरे दिमाग में एक चीज चली कि बिजी एक ऐसा एडजेक्टिव है कि इसके बाद, क्योंकि एडजेक्टिव है इसीलिए मैक्सिमम एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब कभी आएगी ना तो वो जीरंड के रूप में आती है, यानी आईएनजी के रूप में आती है। तो मैंने देखा कि बिजी के बाद आएगा, अगर कोई वर्ब दे रखा है सेंटेंस चारों तीनों में, तो इसका मतलब वो आईएनजी वाली आएगी। तो मैंने देखा यहाँ पर देखो एस वाले में आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है, मैं एकदम खुश हो गया। तो मेरे को एक ऑप्शन मिल गया कि भाई क्यू के बाद एस ये जोड़ा आएगा ही आएगा। तो क्यू के बाद एस वाला जोड़ा कौन सा है? देखो बी वाले में बन रहा है क्यू के बाद एस, और किसी में भी नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद मेरे दिमाग में एक और चीज चली। चलो वैसे तो सेंटेंस खत्म, आपका ऑप्शन हो गया क्लिक, ठीक है, अब आपको दिमाग नहीं लगाना। मेरे दिमाग में एक और चीज चला कि देखो फॉरगेट जो वर्ब है इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव के रूप में जोड़ी जाती है। तो मैंने देखा यार पी दे रखा है इसमें, इसका मतलब आर के बाद पी आएगा, ये जोड़ा आएगा ही आएगा। तो देखो आर के बाद पी तो इसमें भी दे रखा है, लेकिन क्यू के बाद एस नहीं दे रखा। इसका मतलब हमारा ये बी वाला ऑप्शन हर तरीके से एकदम सही है। आ गया, देखो कितना सरल हो गया। अब आप इसे देखिएगा, वॉट वेंट रॉन्ग नॉर दिस आर्ग्यूमेंट हाउ इट शुड बी पोर्ट्राइट नाइदर एक्सप्लेन। जब मैंने इसे पढ़ा तो सबसे पहले मुझे नाइदर नॉर याद आ गया। तो मुझे पक्का पता था कि पहले नाइदर आता है उसके बाद ही नॉर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एस पहले आएगा पी, यानी एस पी का जोड़ा बनेगा ही बनेगा। अंडरस्टैंड और नोट। अब ये देखिएगा कि एस पी का जो जोड़ा बन रहा है वो किस किस में बन रहा है। देखिएगा एक तो एस पी का जोड़ा ये बन रहा है, और देखो इसमें नहीं है ना ही इसमें है। अब बचा सी और बी। अब इन दोनों में आप सर्च करिएगा कि पहले आर आ सकता है या फिर क्यू आ सकता है। तो आपको इस तरीके से भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं आर पर गया, हाउ इट शुड बी, नहीं हाउ से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर होगा तो जाहिर है कि इसके बाद कोई ना कोई शुड आना, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये शुरुआत आर से तो नहीं होगा भाई, क्यू से हो सकता है। दिस आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब क्यू वाला एकदम सही है। देखो जोड़ा ढूंढने के बाद आप फिर अलग जोड़ा देख सकते हैं, जो बचा हुआ उसकी शुरुआत या फिर एंड किससे हो रहा है, तो वो थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 47, he had managed to make important new contacts, he told us about the trip and that। अब इस वाले सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो मेरे समझ में, जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरा एक ही गया कि ही टोल्ड अस अबाउट। अबाउट के बाद जाहिर है कुछ ना कुछ किसी चीज के बारे में उसने हमको बताया। तो इसका मतलब है यहां पर जो भी आएगा वो चीज आएगी जिसके बारे में उसने बताया था। इसका मतलब ही टोल्ड अस अबाउट द ट्रिप, यानी उसने हमको ट्रिप के बारे में बताया। ये एकदम सही मीनिंगफुल बन रहा है, यानी आर के बाद एस आएगा, ये कंफर्म हो गया मेरे को। आर के बाद एस आएगा, तो देखो भैया ए में आर के बाद एस है और एक सी वाले में, देखो इनमें तो है ही नहीं। अब ए और सी की बात हो रही है, तो आर के बाद एस आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने देखा कि दैट है, इसका मतलब ये कंजंक्शन है, इसके बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। तो ये बताओ आर के बाद एस, ये दो तो खत्म हो गए। अब दैट के बाद तो भाई कोई ना कोई सब्जेक्ट ही तो आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा कंजंक्शन के बाद कोई सब्जेक्ट आता है। तो ऐसे में सब्जेक्ट ही है और इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में सब्जेक्ट कौन सा है?
यानी दैट के बाद पूरा सेंटेंस आता है, ऐसे कह दें तो कोई गलत नहीं। इसीलिए पी में सब्जेक्ट दे रखा है ही, इंपोर्टेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे में ही दे रखा है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि आर एस पी का जोड़ा चलेगा। और आर एस पी का जोड़ा देखो ऊपर भी है नीचे भी है, अभी बात खत्म नहीं हो रही है। अब आगे देखिएगा, टू मेक, यानी कि पी के बाद क्यू आएगा, तो पी के बाद क्या आ रहा है, क्यू, यानी ए वाले में आ रहा है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। मीनिंग भी देख लीजिएगा। अब आप देखिए 48 देख लीजिएगा, बाकी रिमेनिंग है बहुत सारे, मैं हर वीडियोस में लेता रहूंगा और नहीं फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस वाले सेंटेंस 48 को कैसे, अ कार इज मोर रिलायबल इज एन एंटरटेनिंग, अब ऑल दो अपॉनिंग इन अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने एक चीज यहां पर पढ़ के मेरे को समझ में आया कि यार इसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। यार एक बात आप मुझे बताइए, देखो अ कार इज मोर रिलायबल, नहीं इज से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो लास्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता, यानी क्यू से तो स्टार्ट होगा ही नहीं। आगे देखिएगा, फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, इससे कोई नहीं होगा, इससे कोई भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एस वाले से भी स्टार्ट कुछ नहीं हो सकता है। इस तरीके से आपको अप्रोच देखना पड़ेगा। अब बचा आपका पी और आर, अब बचा आपका पी और आर। एक बात बताओ, ऑल दो अपॉनी, यानी ऑल दो अपॉनी इज एन इंटरटेनिंग, इज एन इंटरटेनिंग, क्या ये वाला बन सकता है? तो मेरे हिसाब से ये बन सकता है। यानी कि शुरुआत जो हो सकती है वो ऑल दो अपॉनी से हो सकती है, इसीलिए आर क्यू एस पी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अ कार इज मोर रिलायबल, अब देखो कंपैरिजन की बात हो रहा है, जायजा कोई ना कोई देन वैन आगे कुछ ना कुछ किसी से कंपैरिजन किया जाता, इसका मतलब शुरुआत में इस वाले सेंटेंस को रख नहीं सकते, क्योंकि इन तीनों में कंपैरिजन की कोई बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब है कि पी वाला हिस्सा तो लास्ट में ही जाएगा, तो इसका मतलब है आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं आर से। ठीक है, बाकी रिमेनिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अब मैं आपको एक्टिव पैसिव करवाता हूं जो पेपर में आए हुए हैं, और उनको आप देखो। आप चलो मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखिएगा एक्टिव पैसिव की बारी है, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। देखो भाई ये बड़ा आपको सेंटेंस बहुत बड़ा दिखेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, समझ में आया ना? क्योंकि आपके पेपर में ऑलरेडी एक्टिव आएगा या पैसिव आएगा, ऑलरेडी बना हुआ आएगा, ऑलरेडी बना हुआ आएगा, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। अब सिर्फ एक चीज परिवर्तन होती है, वो है वर्ब। अगर आपको वर्ब याद नहीं है, एक्टिव पैसिव को किस में बदलते हैं, जैसे कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो आगे वाले में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में। ये चीजें आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए कि इजारएम जो होता है वो आप उसे डूडल्स में बदल सकते हैं या फिर डूडल्स को इजारएम में बदल सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे एक्टिव पैसिव होते हैं। अंडरस्टैंड हो गया? वर्ब याद कर लीजिए, अगर वर्ब याद नहीं है तो आप पहले वर्ब याद करो, उसके बाद इस वीडियो को देखो। अब वैसे मैंने बना रखा एक्टिव पैसिव पर, सर्च कर लो राम सर डाल करके मिल जाएगा। अब देखो इसको मैं कितने जल्दी से कर लूंगा। मुझे ये समझ में आया कि देखो वॉज वर थर्ड फॉर्म दे रखा है, यानी ये ऑलरेडी पैसिव बना रखा है। गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा? अरे भैया वॉज वर के बाद तो इजारएम के बाद तो आईएनजी आती है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पैसिव है, पैसिव में ही थर्ड फॉर्म आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये पैसिव है, हमें इसे एक्टिव में बनाना है। तो आपको उल्टा सीधा एक समान आना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है यहां पर चाचा, उल्टा सीधा एक समान है ना। अब ये देखो कि वॉज वर, एक चीज मैं आपको बताऊं, सेकंड फॉर्म जो है वो बदलती है वॉज वर थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि वॉज वर बदलती है सेकंड फॉर्म में। अंडरस्टैंड? अगर ये नेगेटिव है तो डिड नॉट में बदल जाएगा, बस। वॉज वर थर्ड फॉर्म की जगह पर क्या आ जाएगा? सेकंड फॉर्म आ जाएगा, आपको चेंज करना आ जाए। अब इन चारों में आप सेकंड फॉर्म देखिए किस में दे रखा है, द फ्लैटरी ऑफ हिज असेसमेंट, ये देखो पहले वाले में दे रखा है, इसका मतलब पहले वाला आपका राइट आंसर हो सकता है। दूसरे में देखो हेड थर्ड फॉर्म है, ये गलत। तीसरे में वॉज थर्ड फॉर्म, ये भी गलत। और चौथे में देखो बिल, सेल बिल, नो, हमें तो खाली सेकंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये सिंपल है तो जाहिर है भैया ये भी सिंपल होना चाहिए। इसीलिए ए वाला आपका एकदम सही हो गया, हमने कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ वर्ब देख करके और काम हो गया। आगे देखिएगा, हैज नॉट बीन ओपन्ड, मैंने देखा कि यार हैज नॉट, हैज बीन, हैव बीन, ये किस में आता है बताओ जल्दी से? ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि उससे पहले वाले में बदलेगा ये, यानी कि प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेगा, यानी हैज हैव थर्ड फॉर्म में बदलेगा। नॉट है तो हैज नॉट, हैव नॉट थर्ड फॉर्म में बदलेगा। अब एक चीज आप देखिएगा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है,
तो इसका मतलब है कि ओपनड बाय एनीवन, इसका मतलब है एनीवन, नो 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 नो, एनी, देखो पहले मैं आपकी एक प्रायोरिटी को खत्म कर देता हूं। देखो ये नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव ऑलरेडी है ना, तो इसका मतलब अगर नो वन से सेंटेंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब ये हो गया कि आपको आगे नॉट का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी होता है। अब हम अपनी प्रायोरिटी पे जाते हैं कि हैज हैव नॉट बीन, ये चेंज होता है हैज हैव थर्ड फॉर्म में। तो देखो भाई, अब ये देखेगा हैज, ये देखो नो वन हैज थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा हो सकता है, राइट? हो सकता है, नहीं हो सकता? आगे देखिएगा, नो वन हैज नॉट ओपनड द पैकेट। अब देखो नो दे रखा है और आगे भी नॉट है, यानी सी वाला तो हो ही नहीं सकता। आगे और देखो, नो वन हैज बीन, नो 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 नो, हैज बीन, हैव बीन और थर्ड फॉर्म वो तो बदलता है, हैज हैव थर्ड फॉर्म में, तो डी वाला नहीं हो सकता। ऊपर वाले को चेक कर लो, हो सकता है वो वाला हो जाए। तो ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा चेक तो करना पड़ेगा भाई। अब आगे देखिएगा, एनी वन हैज नॉट ओपनड, यानी कि यहां पर एनी वन से सेंटेंस को शुरुआत नहीं कर सकते, नो वन से करना पड़ेगा, ठीक है? एनी वन से सेंटेंस ऐसे नहीं होता, इसीलिए ए वाला गलत, फिलहाल में आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनी वन का जो अगर हमें चेंज करना है तो उसका नो वन में करते हैं, तो फिलहाल में बी वाला राइट। आगे देखिएगा, इतना बड़ा सेंटेंस हमें टेंशन ही नहीं लेना भैया। ये देखो, ड्राफ्टिंग अ लेटर इज अ स्किल विच कैन बी acquired बाय यू विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इस वाले सेंटेंस का देखिएगा। अब इस वाले सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि मुझे चेंज किस में करना है। अब देखो, इस वाले सेंटेंस को पढ़ करके मैं सीधे वर्ब के पास गया, अभी मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैंने सिर्फ वर्ब से पूछा। यहां पर ऑलरेडी कैन भी दे रखा है, इसका मतलब मॉडल बी, इसका मतलब है हम इसे एक्टिव में बदलेंगे तो बी हट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन चारों में कैन आना चाहिए। देखो पहले वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरे वाले में कैन आ रहा है, नहीं आ रहा। तीसरे वाले में आ रहा है, नहीं भैया कैन का पास्ट है तो कुड नहीं, हमें तो कैन चाहिए, क्योंकि एक्टिव पैसे में कभी भी कैन का कैन भी होता है, शेल का शेल भी होता है, ऐसा नहीं शेल का शुड होता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। इसका मतलब डी वाला आपका सही है, देखो कैन दे रखा है यहाँ। इस तरीके से आप थोड़ा अप्रोच लगाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है? ज्यादा डिफिकल्ट आप मत समझिएगा। मैंने क्या बोला, बर्फ के पास आप जाइए। अब देखो ये वाला सेंटेंस है, इस वाले से मैंने पूछा कि कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, ठीक है? अब ये पढ़ लिया आपने, मैंने भी पढ़ लिया। अब ये देखिएगा, अच्छा ये देखो, ऑलरेडी जब पैसिव दे रखा था तो कैन का कैन बी, ये पैसिव होता है। अब आगे देखिएगा, इसका मतलब है कि ये कैन है, इसका मतलब है कि जब इसका हम पैसिव बनाऊंगा तो कैन बी में जाएगा, कैन बी। अब देखिए दूसरे वाले को देखो, सॉरी पहले वाले से चेक करते हैं, हु का तो बाई हुम हो जाएगा, एकदम सही है। कैन का कैन ही आ जाएगा। अब जायज है, बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, तो हमने क्या किया, ये जो काउंट वर्ब है इसके बाद द स्टार्स इन द स्काई, ये वाला इसका ऑब्जेक्ट है ना पहले वाले का, तो मैं क्या करूंगा, इसे सब्जेक्ट बना दूंगा, द स्टार्स इन द स्काई, और फिर मैं बी लिखूंगा, ठीक है? ये बी ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे हैज, आपने अगर हैज हैव का कभी भी हैज हैव बीन वाला कभी भी यदि आपने इंटरोगेटिव बनाया होगा तो हैज सब्जेक्ट फिर बीन आता है, वैसे ही यहाँ पर जो बी आएगा वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और फिर बी आएगा, और इसीलिए आपका ए वाला सही है। गुरुजी बी वाला सही क्यों नहीं है? एक बात आप बताइए, कैन बी, इसमें क्या होता है कि जो ये सब्जेक्ट हम लिखते हैं ना, ये जो सब्जेक्ट है वो कैन बी के बीच में आता है, इसलिए बी वाला गलत है। सी वाला गलत क्यों है? क्योंकि कैन का कैन बी में होता है ना कि कुड में, तो कुड वाला तो गलत ही हो जाएगा। आगे देखिएगा, ही वॉज ओनली 10 years old when, इसका मतलब देखो ये सेंटेंस, ये कंजंक्शन है, पहला वाला पार्ट है, इसे चेंज नहीं करते, सेकंड वाले को करते हैं, तो इसका मतलब है कि ही वॉज ओनली 10 years, ये तो सब में सेम आएगा। इसके बाद ये देखिएगा, ही कंपोज्ड, ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म किस में आ रहा है? देखो 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 देखो, ये तो हैज आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये कोड आ रहा है, ये गलत, और ये हेड आ रहा है, ये गलत, इसका मतलब ए वाला सही है। आप चेक ही मत करो, मिलाओ, मिला सकते हो वैसे अपनी संतुष्टि के लिए, बाकी ये है कि वो सही होगा। हमने जो 3 एलिमिनेट किए हैं मतलब जायज है, वो हमारी ग्रामर सही है, इसीलिए हमने कर दिया, ठीक है? चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी चलो इसको बता देता हूं मैं 83 को। देखो ये क्या है, इसे आप अक्यूज्ड कर लो, इसे सेकंड फॉर्म कर लो, अक्यूज्ड, ऐसे समझो ये अक्यूज्ड लिख रहा है। अब ये बताओ, ये सेकंड फॉर्म में जाएगा किसमें? वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाएगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो देखो पहले वाले में कैन भी आ रहा है, हमें इसमें वॉज वर देखना है, इसमें नहीं, इसमें मतलब ये वाला हो गया, डी वाला सही होगा, ठीक है? ऐसे ही मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा दूंगा मैं आपको, और इसके बाद नेक्स्ट